गुड आफ्टरनून बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम लोग यहाँ पर न्यूलाइट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं कल के नीट 14 टेस्ट में जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उनके एक सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगेगा और अदरवाइज क्वेश्चन ये काफी सिंपल है। A charged particle is balanced in electric field E. If direction of field is reversed, then find the acceleration of the particle. चलो भाई, पहले तो अपने क्वेश्चन को ही सही कर लिया। तो ये कोई चार्ज पार्टिकल है, तो बैलेंस कैसे? बैलेंस तो तभी होगा जब कम से कम दो फोर्स लग रहे होंगे। तो एक फोर्स तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा और दूसरा फोर्स इसका वेट होगा, क्योंकि अगर वेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो ये गिर जाएगा। तो इसका जो ये जो फोर्स है mg, मान लिया ये वेट mg है। अब ये चार्ज पार्टिकल बैलेंस, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स डेफिनेटली ऊपर ही होना चाहिए। जैसा भी चार्ज हो, डजंट मैटर, चार्ज के बारे में भी नहीं दिया, लेकिन इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स होना चाहिए तो ये ऊपर ही लगेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। और हम लोग लिख सकते हैं QE इक्वल टू mg। ये पहली सिचुएशन थी, चार्ज पार्टिकल बैलेंस है इस तरीके से। हमें नहीं मालूम कि चार्ज कैसा है, हमें यह भी नहीं मालूम कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, लेकिन हमको इतना मालूम है कि चूंकि ये बैलेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स और mg एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, और mg हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है वेट, तो QE फोर्स हमेशा अपवर्ड ही लगेगा। तो ये सिचुएशन क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या किया गया, फील्ड को हमने रिवर्स कर दिया। तो देखो, ये चार्ज पार्टिकल mg तो बदलेगा नहीं, न इस पर चार्ज बदल रहा है, फील्ड की डायरेक्शन जो भी रही हो अब वो उल्टी हो गई है। तो जैसे अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान के चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर थी, तो डायरेक्शन बदलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो जाएगी, तो QE भी नीचे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये जो QE फोर्स है, अगर तुम Q तो वही रहेगा और E की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो अब QE फोर्स भी नीचे ही लगेगा। अब बेटा बैलेंसिंग नहीं होगी, अब बैलेंसिंग नहीं होगी, अब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में। अब इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे। ma मान लिया एक्सेलरेशन a है और mg प्लस QE। अब ना तो चार्ज बदला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बदली है, डायरेक्शन बदली है, तो वैल्यू तो अभी भी रहेगी। तो QE की जगह हम लोग mg रख देंगे, इस QE फोर्स की जगह mg रख देते हैं। तो mg प्लस mg इज इक्वल टू ma, तो a इज इक्वल टू 2g डाउनवर्ड आ जाएगी। अब नंबर में चाहिए तो हमें मालूम है g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मेरा आंसर इसमें हो जाएगा, है कोई 20, 2 इंटू 2g, तो 2 इंटू 10, तो 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसको आप याद भी कर लो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल बैलेंस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड में
और if you reverse the direction of electric field, then acceleration will be 2g. बहुत ही बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये एनटीए के एग्जाम में, तो ये आप रिजल्ट भी इसको इस फॉर्म में नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये गैस लॉ है। गैस लॉ हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी वी अपॉन टी बराबर एन आर। तो ये तो अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदल रहे हैं, कन्फाइंड सिस्टम है, और आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो आप स्टेट किसी भी प्रोसेस से चेंज करो, पीवी अपॉन टी कांस्टेंट ही रहना है। तो ट्रू फॉर बोथ चेंजेस, आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक चेंजेस। बोथ चेंजेस में यहाँ पर कि बोथ क्या, आप कोई भी प्रोसेस करो, गैस आइडियल होनी चाहिए। तो किन्हीं भी दो स्टेट के लिए इफ यू आर नॉट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ द गैस, देन पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट ही रहेगा। अभी अभी ये क्वेश्चन एफएलटी में भी पूछा गया था इसके पहले, तो आप अच्छी तरीके से इसे जानते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। तो ये टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे इस कमरे में एसी चल रहा है, इस कमरे में एक फर्नेस लगा दी गई है, तो कुछ टेम्परेचर यहाँ का है, कुछ टेम्परेचर यहाँ का है। अब आप चाहे जिस रास्ते से आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, तो बेटा टाइम टाइम जो है वो पाथ पे डिपेंड करेगा। जो पैसा रुपया खर्च होगा, पेट्रोल लगेगा, वो पाथ पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब तुम यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे, तो कुछ चीजें तुम्हें हमेशा वही मिलेंगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट हमेशा इतना ही होगा, टेम्परेचर T1 से T2 ही मिलेगा। तो ये जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन Q और W ये दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये सब सारी चीजें लिखवाई जाती हैं, एनसीईआरटी में दी गई हैं, और इनको कायदे से समझ भी लेना चाहिए। तो टेम्परेचर पर जो चीज डिपेंड नहीं करती है वो है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो है स्टेट फंक्शन टेम्परेचर। पी वी टी इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, ये सब स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। दो पाथ वेरिएबल हैं क्यू और डब्ल्यू, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 7 charges each of magnitude q is placed at the 7 corners of a cube of side A. Then electric field intensity at center of cube is given by. तो पहले क्यूब बनाते हैं भाई। तो ये देखिए क्यूब है,
और इसके 7 कॉर्नर पर चार्ज रखे गए हैं, तो रख दीजिए भाई। पहले कॉर्नर पे चार्ज रखा, और सपोज यहाँ पे भी रखा, यहाँ पे भी रखा, यहाँ पे भी रखा, एक पे नहीं रखेंगे, इस पे भी रखा, इस पे भी रखा, इस पर भी रखा, सपोज इस पे नहीं रखा, ठीक है। अब देखो इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर है, सेंटर मार्क करो इसका, यहाँ कहीं बीच में होगा। तो बेटा जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी जो अपोजिट सिमेट्री है, तो मैं आपको एक ऐसे क्यूब बनाता हूँ। देखिए ये क्यूब का कोई एग्जाम्पल, हमारे पास तो क्यूब कुछ है कि नहीं, ऐसा मोबाइल वाला समझ लो ये क्यूब है। तो जो बीच में होगा ना, तो जो अपोजिट वाले होंगे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होगी। तो जैसे मान लो कि आपके पास एक ये वाला कॉर्नर चूज किया, ये, तो इसका अपोजिट कौन सा है, अपोजिट ये है, बॉडी डायगोनल। तो इन दोनों की फील्ड एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल हो जाएगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसके सामने कौन सा है, ये वाला है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं होगी। तो बस एक की वजह से फील्ड होगी। तो आपके पास आंसर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन, और बस तुम्हें करना क्या है कि ये इस चार्ज से डिस्टेंस चाहिए सेंटर की, और वो डिस्टेंस होती है a√3 इसका स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा a√3/2। तो ये इससे कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास ये फोर्थ वाला आ जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये थोड़ा सा पेयर बनाने में दिक्कत हो रही होगी, तो ऐसा करो कि यहां पर एक चार्ज तुम इस जगह पे रख दो। दोनों चार्ज हमने रख दिए, प्लस क्यू भी रख दिया और माइनस क्यू भी रख दिया, तो टोटल 0 चार्ज हो गया। अब पूरे रेड की वजह से तो फील्ड 0 हो गई, जैसा कि हमारा रटा हुआ रिजल्ट है। पॉलीगॉन के हर कॉर्नर पर इक्वल चार्ज रख दो तो सेंटर पे फील्ड 0 होती है। ये ग्रीन वाले की वजह से बच गई, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इधर अवे की तरफ हो जाएगी, और वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन, अब सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस ये तुम्हें याद होनी चाहिए, क्यूब है तो a√3/2 होगी, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 4 कट जाएगा, फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय सिस्टम इज, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू बराबर डी यू, और चूंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो ये डी यू विल बिकम 0, तो डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू।
तो वर्क डन इज जीरो, नहीं जीरो तो कोई जरूरी है नहीं, इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम मोर देन द हीट गिवन टू द सिस्टम, इंडिपेंडेंट। तो डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू हो रहा है, तो ये इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम हो जाएगा। एक्चुअली ये स्टेटमेंट बहुत करेक्ट नहीं है। वर्क डन इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज होता है, जितनी हीट ट्रांसफर होगी सिस्टम से उतना ही वर्क डन होगा। An ideal gas undergoes a reversible isothermal expansion. The change in entropy, तो चेंज इन एंट्रोपी होती है dq by dt। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो सकता है कि ये एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का है कि सिस्टम का है कि सराउंडिंग का है। तो अब अपनी शैतानी बुद्धि लगाओ। किसी भी प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ती ही है, तो वो तो बहुत कम लोग पूछते हैं, वो थ्योरी में पूछा जाता है, और ज्यादातर सिस्टम की ही पूछेंगे। तो सिस्टम की ये एंट्रोपी चेंज है ds बराबर डेल क्यू बाई डेल्टा टी। अब आप कैसा एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल है और एक्सपेंशन हो गया है, तो आइसोथर्मल केस में डेल क्यू कितना होता है, एन सी वी डी टी होता है। लेकिन ये तो होगा नहीं, चलो ये तो कैंसिल हो गया भाई, ये करो। डेल क्यू कितना होगा आइसोथर्मल केस में, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू बराबर डी यू, तो ये जीरो होगा, तो डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू हो जाएगा, तो डेल डब्ल्यू अपॉन टी। और वर्क डन बाय दिस सिस्टम इज पॉजिटिव क्योंकि एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन में फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन पॉजिटिव होगा। केमिस्ट्री आना लगा देना, केमिस्ट्री और फिजिक्स का साइन कन्वेंशन उल्टा होता है, तो डेल डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, तो देयरफॉर चेंज इन एंट्रोपी भी पॉजिटिव होगी। सेकंड ऑप्शन रहेगा ये। इसमें जो गड़बड़ हुआ है ना 932 लोगों से, वो मेनली इसलिए हुआ है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के साइन कन्वेंशन उल्टे हैं। तो अगर केमिस्ट्री याद आ गई तो केमिस्ट्री वाले सर बताते हैं कि एक्सपेंशन में वर्क डन निगेटिव होता है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। हालांकि डीप में जाओ तो दोनों सेम है। फिजिक्स वाले वर्क डन बाय द सिस्टम लेते हैं, केमिस्ट्री वाले वर्क डन ऑन द सिस्टम लेते हैं, तो हमें बाय द सिस्टम लेना है, तो इन एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। और ये फिर पॉलीगॉन आ गया है, तो ये एन साइड का पॉलीगॉन है, तो चलो एक पॉलीगॉन बनाते हैं पहले। और फिर वही चीज है, चलो हेक्सागोन बनाया, फिर इसको जनरलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे n बराबर 6 ले रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, n-1 चार्ज रख दिया, Q Q Q Q और Q, एक पे नहीं रखा, और ये साइड हम लोग मान लेते हैं दी गई है, ये L है। तो कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन, तो बिल्कुल वही क्यूब वाला ही सिस्टम है। देखो इसकी फील्ड इससे कैंसिल होगी,
भाई ये फील्ड ऐसे देगा तो कोई दूसरे कलर से बना दे। इस चार्ज की फील्ड ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, इसकी इधर होगी अवे, इसकी अवे इधर होगी। डिस्टेंस तो बराबर होंगी, रेगुलर पॉलीगॉन है, सेंटर पे कैलकुलेट कर रहे हो, इसकी फील्ड नहीं कैंसिल होगी, तो बस इसी चार्ज की वजह से फील्ड बच जाएगी। तो अगर ये मान लो बेटा एन साइड का पॉलीगॉन है, तो जो नहीं रखोगे ना तो इसका एक पेयर बच जाएगा बस। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहां पे भी तुम चार्ज रख दो, ये चार्ज अपनी तरफ से प्लस क्यू रख दिया, तो तुम झंझट से फ्री हो गए। यहां पर जो फील्ड होगी 0 हो गई। अब यहाँ पे चार्ज था ही नहीं, तो यहाँ पे दोनों रखो ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो क्यू 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 कैंसिल। जो रखा है माइनस क्यू एक्स्ट्रा रखा है, उसी की वजह से फील्ड होगी। अब तुम्हारा सारा लब्बो लुआब ये होगा, कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4πε0 क्यू अपॉन, और ये वाली डिस्टेंस आर मान लो, आर स्क्वायर, और ये तुम्हें आर ही कैलकुलेट करना है। अब आर कैलकुलेट कैसे करें देखो, अब हम ये मानेंगे ये हेक्सागोन नहीं है, ये एन साइड का पॉलीगॉन है, तो इन दोनों को मिला दिया मैंने। मेरी पूरी शिद्दत ये कैलकुलेट करने को है, और जबकि ये पॉलीगॉन की साइड एल मानी गई तो देखो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो ये, और देखो इस एंगल को थीटा मान लो, तो मेरे पास यहां से अगर थीटा देखो तो ये डिस्टेंस पूरी एल थी, और ये दोनों साइड बराबर थी। रेगुलर पॉलीगॉन में अगर सेंटर से किसी भी साइड के दोनों एंड को मिलाओगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस l/2 होगी, तो l/2 अपॉन आर, अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। l/2 अपॉन आर इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ये 90 डिग्री है, थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो R इज इक्वल टू L अपॉन 2 साइन थीटा। ओके, अब साइन थीटा कैसे निकलेगा, हाउ मच इज साइन थीटा, तो पहले थीटा निकालो। तो देखो यहां पे जो टोटल एंगल बनेगा ये बनता है 2π, और n ट्रायंगल बनेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 2π अपॉन n, और 2 से डिवाइड करो तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो ये π/n आएगा एंगल। कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू L अपॉन 2 साइन π/n, ये आ गया। अब आप वैल्यू रख दीजिए, तो ये कैलकुलेशन मेरा हो गया है, यहां पे वैल्यू रख देंगे, तो 1/4πε0 रहेगा, क्यू भी रहेगा, आर स्क्वायर है तो ये एल स्क्वायर रहेगा, और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर π/n, साइन स्क्वायर π/n।
तो ये मेरे पास आंसर है, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आ जाएगा Q अपॉन L स्क्वायर पाई एप्सिलॉन 0, और ये साइन स्क्वायर पाई बाई एन है, तो ये कोई आंसर मैच नहीं करता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि सपोज एन इज वेरी लार्ज, और अगर एन इज वेरी लार्ज तो पाई बाई एन इज वेरी स्मॉल, तो साइन पाई बाई एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई बाई एन, तो यहां पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कर देंगे, तो Q पाई अपॉन एल स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर है। और इस आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे ये एल नहीं होगा, ये आंसर रहेगा फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन। तो उम्मीद है आप इसको समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस इज आइडियल गैस, तो अगर वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस है तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। A monoatomic gas is supplied heat Q at very slowly, keeping the pressure constant. तो at constant pressure कितनी हीट दी जाएगी? NCP डेल्टा T। ठीक है, और वर्क डन बाय द गैस पूछ रहे हैं, तो हम थर्मोडायनेमिक फॉर्मूला लगा देते हैं, Q माइनस डब्ल्यू बराबर डेल्टा U, तो ये तो Q है, माइनस डब्ल्यू पूछा है, और डेल्टा U कितना होगा बस यही देखना है। तो डेल्टा U हो जाएगा NCV डेल्टा T। ओके, और तुम्हें NCP डेल्टा T मालूम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, CP अपॉन CV बराबर होता है गामा, तो CV बराबर CP अपॉन गामा, तो NCP डेल्टा T अपॉन गामा, और NCP डेल्टा T Q है, दैट इज इक्वल टू Q, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है बेटा, 5/3 होता है 5 और ये 3, तो W बराबर Q माइनस 3Q अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 2Q अपॉन 5। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, CPCB का बेहतरीन यूज कराया गया, थर्मोडायनेमिक फॉर्मूला कराया गया। और ये लास्ट क्वेश्चन है, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E with distance r from center of a uniformly charged dielectric sphere, तो ये यार रटा हुआ क्वेश्चन है, ये वाला आंसर होगा। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक बढ़ती है और फिर आगे इनवर्स स्क्वायर रेशियो में घटती है। तो ये जो चीज है ना, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब मैं चाहता तो इसका पूरा प्रूफ बताता आपको, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो ये आपके लिए 10 क्वेश्चन जो मोस्ट कंफ्यूजिंग हुए थे, गलत हुए थे, आपसे हमने किए, और अल्टीमेटली मैं चलते चलते अपने डायरेक्टर, अपने बड़े भाई सिंह सर को धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से हमें आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, और जिनकी वजह से आपको ये सब पढ़ने को मिल रहा है। ये उन्हीं का सपना था
देखो पहले पेज पे ही लिखा था, लेकिन आज हमने क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन किए। ये सर का ध्येय वाक्य है, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। तो ये उन्हीं की सोच है जिसकी वजह से इतने ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट के बावजूद आपके लिए हर तरह के मौसम में कॉन्स्टेंटली मटेरियल टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो हम सब लोग का ये कर्तव्य है कि उनके बताए रास्ते को कायदे से फॉलो करते हुए चलें और ठीक ढंग से अपना रिजल्ट दें, और अल्टीमेटली इससे वो भी प्रसन्न हो, हम भी प्रसन्न हो, सब लोग प्रसन्न हो। तो चलो एक बार फिर से तैयार हो जाओ और एक बार फिर जुटना है। नीट आ गई है, अगले टेस्ट में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद बेटा, नमस्कार। आज मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के वो नीट 14 आपने टेस्ट दिया होगा और उसके क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, जो 10 कदम आप करते ही हैं, करते आ रहे हैं। हम सब सीरीज चलती रही है, 10 क्वेश्चन वो हम सब देखते हैं यहाँ पे। जो क्वेश्चन आपने या मेजॉरिटी में बच्चे उन्हें गलत किया है, तो वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है फिर से आप देख लीजिए और उसको सीख लीजिए, फिर से वो रिपीट ना हो गलती। ठीक है, तो एक एक जो है क्वेश्चन हम करते चलेंगे। सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए और उसमें फिर से रिपीट ना हो गलती, या गलती क्यों हुई उसको आप अपने उसी टेस्ट पेपर में नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। समझ रहे हैं आप, गलतियों को आप उभारेंगे तो सुधार करने में इजी रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे सिंह सर का स्लोगन है, और आप पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ठीक है, इसी मिशन के तहत ये स्कीम चल रही है और आप इसका लाभ उठाइए। और एक एक क्वेश्चन हम सब स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये हमारा जो है लोगो है, 10 कदम आप जानते हैं, अच्छे से परिचित भी हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, 54 क्वेश्चन में मेजॉरिटी में बच्चों ने गलत किया है। क्या हुआ इसमें देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, इतनी बार ये पूछा जाता है कि कोई ऐसा पीवाईक्यू नहीं होगा, कोई ऐसी बुकलेट नहीं होगी जहां ये क्वेश्चन हो ना। ठीक है, बनाना बॉन्ड से पॉपुलर है, आप जानते ही हो, बनाना बॉन्ड से पॉपुलर है। देखिए ये आपका B2H6 में, B2H6 में जब हम सब बनाना बॉन्ड बनाते हैं, बनाना बॉन्ड, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर की क्वालिटी भी मजा नहीं आ रहा, लेकिन इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। तो B2H6 में देखिए आप, जब सब हम बनाते थे बनाना बॉन्ड, सब कुछ जानता है कि बोरान इसमें 2 है और हाइड्रोजन लगा दिया हमने टर्मिनल वाले। ठीक है, और ये टर्मिनल वाले हाइड्रोजन लगा दिए, और ये बीच वाले आपके ब्रिज हाइड्रोजन होते थे। तो यहाँ पे भी बॉन्ड बनता था ये। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो थे, ये और ये दोनों बॉन्ड को मेंटेन करते थे। ठीक है, तो एक सेंटर ये हुआ, एक सेंटर आपका ये हो गया, एक सेंटर आपका ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया। तो 3 सेंटर हो गए, इलेक्ट्रॉन केवल 2 हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि सेंटर 2 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं। ये तो क्लासिकल है, मतलब नॉर्मल ऐसे ही बॉन्डिंग होती है कि 2 लोगों में बॉन्डिंग होती है तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ 3 पार्टनर हैं, 3 लोग हैं, और उन तीनों में, 3 एलिमेंट में 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग को मेंटेन कर रहा है। तो इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब ये थोड़ा सा एक्सपेंशन किया, क्वेश्चन में ये डाला गया, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में भी ये है। अब ये इसीलिए क्वेश्चन भी रखा गया था कि क्या आप एक फिक्स दायरा है क्या, या याद कर लिया है आपने कि B2H6 आया तो मारो आगे बढ़ो। अगर ऐसा किसी ने किया है तो गलत हो जाएगा ये। BH2 में आप देख सकते हैं, BH2 पॉलीमेरिक है, होल ईयर लगा हुआ है। तो बेरिलियम का जो हाइड्राइड है, जब इसका आप बनाएंगे, बेरिलियम का हाइड्राइड, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और यहां से जब ये बॉन्डिंग होगी तो यहां पर भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ जाएगा। यहां पर भी यही वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर भी मेंटेन कर रहे हैं। तो BH2 भी सही है। मैग्नीशियम उसी फैमिली का है, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, सेम फैमिली के लोग हैं। और
इनका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। ये डाइमर बना रहा है, तो डाइमर में भी यही है। देखिए आप, मैग्नीशियम के 2 हाइड्रोजन ये लगे हुए हैं, मैग्नीशियम के 2 हाइड्रोजन ये लगे हुए हैं। अब इनका जो है फिर यहां पर मेंटेन हुआ है, ठीक है। ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां तो खुद मेंटेन कर रहा है, यहां भी मेंटेन कर रहा है। तो 3 सेंटर, एक ये और एक ये, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें 1 2 3 तीनों ऑप्शन में है। 1 तो बहुत पॉपुलर है, आपने गलत किया है कि दूसरे और तीसरे पे ध्यान नहीं दिया है, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ होगा, ठीक है। 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया था। तो ये क्वेश्चन था, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। बनाना बॉन्ड तो ठीक है, याद किया है सबने कि कितने क्या होते हैं, सारी चीजें आपको याद कराई जाती है और आप रट लेते हो। लेकिन फिक्स ये थोड़ा सा आप देख लिया करो वहां पे कि क्या कहीं और भी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन 2 ही हो और बॉन्ड जो है वो सेंटर 3 हो जाए, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, जो मेजॉरिटी में लोगों ने गलत किया है, और ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। इसमें देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आ गई। पहला स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट टू व्हिच अ सॉल्यूट इज डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वन हाफ फैक्टर। बहुत अच्छी बात है, आप जानते हो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम सब आई लगाते हैं, ठीक है। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उसमें हम सब आई लगाते हैं, तो आई जो है वो वन हाफ फैक्टर है, और आई ये डिनोट करता है कि क्या कितना एसोसिएशन हुआ, कितना डिसोसिएशन हुआ। आई को आप निकालते ही हो, आई इक्वल टू क्या होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएटेड अपॉन डिसोसिएटेड, ओके। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, समझ रहे हैं। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने होंगे, तो आफ्टर वाला हम ऊपर रखेंगे, आफ्टर डिसोसिएशन। और बिफोर डिसोसिएशन क्या थे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो आई हम सब निकालते हैं, सभी लोग को पता है कि आई कैसे निकलेगा। अब ये स्टेटमेंट सही था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। द स्टेटमेंट विच सॉल्यूट इज एसोसिएटेड डिसोसिएटेड कैन बी एक्सप्रेस बाई वन हाफ फैक्टर, एकदम सही स्टेटमेंट था, उठाया हुआ था एनसीईआरटी से, अगर आपने एक बार रिवाइज किया हो तो देखा होगा। दूसरा स्टेटमेंट था आई इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये जस्ट रिवर्स वाला सही होता है। ओबीसी से हम याद भी कर लेते हैं इसको, समझ रहे हो आप। अगर शॉर्ट फॉर्म में याद करना है तो ओबीसी ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड कर लो आप। ऑब्जर्व को एबनॉर्मल भी बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल बोल दो कैलकुलेटेड को, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम सब बोलते हैं। ये गलत हो गया क्योंकि इसका रेशियो जो है ऑब्जर्व ऊपर होना चाहिए था और ये नीचे होना चाहिए था, तो ये आपने ध्यान नहीं दिया होगा हमें लगता है, इसीलिए, क्योंकि ये तो पॉपुलर है। आपको जो है 4 हमारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आरएल बीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे कराए जाते हैं। तो इसमें जो है आप ये गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट गलत था, पहला सही था, ठीक है। तो ये आपका कैसे गलत हुआ, क्या कहां मिस्टेक हो गई आपसे, इसको देख के आप इसको सही कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं बेटा, 73 क्वेश्चन नंबर है। 73 कह रहा है when air is passed over coke at high temperature the product is। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, एग्जाम्स में आ रहा है ये। पास्ड ओवर कोक एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे एयर को पास कर रहे हैं, स्टीम को नहीं, ध्यान दीजिएगा, एयर को पास कर रहे हैं, ठीक है। कोक ले लिया यानी कार्बन और एयर ले लिया है, इसको पास कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे पास कर रहे हैं, कह रहे प्रोडक्ट क्या होगा।
अगर यहाँ एयर के बजाय स्टीम होता तो वाटर गैस बनता। आपको याद हो कि रेड हार्ट कोक पे स्टीम डालते हैं फिर बनता है ये। रेड हार्ट कोक पे स्टीम से हम सब बनाते थे CO प्लस H2, जिसको आप बोलते हो वाटर गैस। और एयर आ गया, यहाँ स्टीम तो आई नहीं है। स्टीम जब होता था हाई टेम्परेचर होता था, लगभग 1273 केल्विन ये टेम्परेचर हुआ करता था, तो ये बनता था वाटर गैस। ये है वाटर गैस, ठीक है। अब एयर अगर आपने दिया तो एयर में बेटा है O2 और N2, आप जानते हो 78% नाइट्रोजन है और 21% अप्रॉक्स ऑक्सीजन गैस है। अब इससे अगर आप कोक डालोगे और टेम्परेचर रहेगा इसका हाई, यानी कि यही टेम्परेचर होता है 1273 केल्विन, तो यहां पे बनता है CO प्लस N2, ठीक है। CO प्लस N2 बनता है। इसको बैलेंस करके अगर आप लिखें तो इसकी रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपसे, 2 कार्बन O2 प्लस 4 N2। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ये दिया हुआ है बेटा, आप देखिएगा रिएक्शन एनसीईआरटी खोल के 14 ग्रुप में जहां कार्बन मोनोऑक्साइड है वहां पे आपको मिल जाएगा ये। तो ये बन जाता है आपका प्लस CO प्लस ट्वाइस CO प्लस 4 N2, ये, ठीक है। तो ये आपका जो है बन गया, इसी को बोलते हो आप प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस CO प्लस H2 होता है। ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोला गया है एयर को, स्टीम को नहीं बोला है, ठीक है। और सेमी वाटर गैस क्या होता है? सेमी वाटर गैस, सेमी वाटर गैस CO प्लस H2 प्लस N2 का मिक्सचर होता है। CO प्लस N2 प्लस H2 का मिक्सचर होता है। कोल गैस क्या है? कोल गैस जो होता है इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस मीथेन ज्यादा परसेंटेज है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H4 और C2H2 ये ज्यादा है, ये भी होते हैं, ठीक। तो ये होता है कोल गैस। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, हूबहू रिएक्शन कॉपी पेस्ट है एक तरीके से, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस का दूसरा नाम क्या है? तो सिंथेसिस गैस है या सिन गैस बोलते हैं, ठीक। यहां भी दिया हुआ है और हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में भी दिया हुआ है वाटर गैस के बारे में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। आप क्यों गलती कर दिए, आप इसको सुधारिए, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51, पहला ही क्वेश्चन है, इसको भी मेजॉरिटी में बच्चों ने गलत किया है। और कैसे गड़बड़ी हो गई जरा देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। AlCl3 इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है, पूरा का पूरा 13 ग्रुप, 13 ग्रुप यानी कि 13 आपका जो P ब्लॉक का पहला स्टार्ट होता है 13 ग्रुप, वो पूरा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड आपने हाइड्रोजन में पढ़ा था कि 13 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हैं, और 14 के आगे 15, 16, 17 ये सब क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो ये कह रहे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सही है, while AlF3 नॉट, दिस इज बिकॉज। तो ये पहला आंसर दिया गया है कि एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन। अच्छा पहले हम लगा लेते हैं क्या, फैजान्स रूल लगा लो आप, फजान्स रूल लगाओ। फजान्स रूल आपने पढ़ा था, 4 रूल्स होते हैं और उसमें ये देखिए आप AlF3 और AlCl3, इसमें अगर फैजान से देखोगे तो ज्यादा कोएलेंट कौन है या ज्यादा आयनिक कौन है हमको ढूंढना है, ठीक। फजान्स रूल हम सब कहां लगाते हैं? आयनिक कंपाउंड में कोएलेंट कैरेक्टर के लिए लगाते हैं, ये पहले ध्यान रखना आप, ठीक। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें कोएलेंट बन गए या क्या, कितना ज्यादा कोएलेंट कैरेक्टर आया उसे चेक करते हैं। यहां पे जो आपका एल्युमिनियम है दोनों में सेम है, यानी कैटायन सेम है, इससे डिसीजन नहीं हो पाएगा। एनायन से होगा F माइनस Cl माइनस, F माइनस और Cl माइनस।
तो फ्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन में अगर आप देखेंगे तो साइज बड़ा है क्लोराइड का, Cl- का साइज बड़ा है, तो साइज जिसका बड़ा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये सीधे सीधे फैजांस रूल है। तो लार्ज साइज ऑफ एन आयन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, लेकिन कैटायन यहां सेम था, तो इसलिए ये कोवेलेंट है। ठीक है, ये मोर कोवेलेंट हो गया और ये लेस कोवेलेंट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ एटॉमिक साइज ऑफ F इज स्मॉलर देन क्लोरीन व्हिच मेक्स AlF3 मोर कोवेलेंट। गलत बात हो गई, AlF3 को कोवेलेंट नहीं बना रहा है, AlCl3 को कोवेलेंट बना रहा है। AlCl3 is a covalent compound while AlF3 is an ionic compound. AlCl3 is a covalent compound, AlF3 is ionic compound। एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, समझ रहे आप, ट्रू है ये, सही एकदम बोल दिया वही बात। एल्युमिनियम इन AlF3 इज इन sp2 हाइब्रिड स्टेट। AlF3 में एल्युमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कह रहे हैं sp2 है, while in AlCl3 इट इज इन sp3 हाइब्रिड स्टेट। तो ये भी गलत हो गया। आयनिक कंपाउंड में कहां चेक करोगे आप, ये आयनिक में तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते ही नहीं है, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होता है। तो आपका सेकंड सही हो गया। कहां से गड़बड़ी कर दिया आपने, जनरल क्वेश्चन था, अभी हम ये सब पढ़ के आए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि 13 से भी बिलोंग कर रहा है, 13 ग्रुप से भी, और यस ब्लॉक से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्टेटमेंट का, और ये है आपका 14 ग्रुप से। पहला स्टेटमेंट है फुलरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड। समझ रहे हो आप, डैंगलिंग का मतलब थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सरफेस हो, स्मूथ ना हो। रफ सरफेस होगी तो डैंगलिंग होंगे, रिएक्टिव साइड डेवलप हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि डैंगलिंग बॉन्ड्स ये फुलरीन में ये प्योर फॉर्म कार्बन का है, बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर। बहुत सही है। एनसीईआरटी आप फुलरीन में देखोगे पूरी हूबहू यही कॉपी पेस्ट है, वही लाइनें लिखी हुई है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहे हैं ऑल द कार्बन एटम ऑफ फुलरीन आर sp3 हाइब्रिडाइज। ये गलत हो गया, sp3 नहीं sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, होता है। और यहां पे तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। अच्छा, ये sp2 आपका ग्रेफाइट भी होता है, ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। और डायमंड, डायमंड में जब आप आएंगे तो डायमंड में sp3 हो जाता है। तो ये इसको ध्यान रखिए आप, केवल एक है डायमंड जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बाकी ग्रेफाइट में फुलरीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए। अच्छा, कैसे समझेंगे आप, अगर आप देखें ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट में आपने देखा है कि हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होता है और उसमें एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, और लेयर के बीच में वो स्लिप भी करता है। अब आए अगर इसमें फुलरीन में, तो फुलरीन में आपको पता है कि हेक्सागोनल मेम्ब्रेन मतलब 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है और 5 मेंबर्ड। 6 और 5 मेंबर्ड आपस में 6 वाली जो है 6 के साथ 5 के साथ आपस में मिक्स हो जाती है, और 5 वाली केवल 6 के साथ मिक्स हो जाती है। तो जब ये मिक्सिंग होती है तो ये केवल और केवल 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए, बार बार ये हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखिए तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जनरल पॉइंट था स्टेटमेंट का, sp3 के बजाय sp2 होना था यहाँ पे, ये गलत कर दिया आपने। कैसे, ये आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में at atmospheric pressure which of the following solution will have the highest freezing point। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इन चारों में किसका होगा। तो एक बात तो देखो आप, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली होता है वेपर प्रेशर के, और इनवर्सली होता है कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन के इनवर्स होता है, मतलब कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, कंसंट्रेशन कम फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। कंसंट्रेशन कम कहां है, ये देखो आप,
बाकी सभी 0.1 0.1 0.1। दूसरा एक पॉइंट ये भी याद रखना है आपको कि डेल्टा टीएफ जो होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये इनवर्सली होता है फ्रीजिंग पॉइंट के, ठीक। और डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है आई के एफ इंटू स्मॉल एम, मोलैलिटी, ठीक है। आई वांट हाफ फैक्टर, के एफ क्या है, ये आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये डेल्टा टीएफ बोल रहे हो आप फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली, मतलब ये है कि ये सारे आई के एफ इन सब के इनवर्सली हो गया, समझ रहे हो आप। ये तो कांस्टेंट ही है, लेकिन आई और एम के, तो आई यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, BaCl2 में वही होगा, जो आयनाइज होके 3 आयंस बनाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 2 तो वैसे ही कट गए, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा टीएफ होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है आपसे हाईएस्ट, तो टीएफ ज्यादा हो जाएगा तो ये लोएस्ट हो जाएगा, तो आपका ये सबसे कंसंट्रेशन वाला, कंसंट्रेशन भी लो होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन में, सुक्रोज में, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखिए, सोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, और अगर आप इसको सही कर लेते हो तो आप काफी आगे निकल जाओगे, ठीक। बिना न्यूमेरिकल का है, यहाँ कोई आपको सॉल्व नहीं करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम सब। $59, बड़ा शानदार क्वेश्चन था ये। 59 क्वेश्चन बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है, या पी पाई बॉन्डिंग से रिलेटेड है। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF इन BF3 इज इतना, whereas that of CF in CF4 is 515 kJ per mole. The correct reason for higher BF bond dissociation energy as compared to that of CF is, करेक्ट क्या है ये देखना है हमको। पहला कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड बिटवीन B एंड F इन BF3 एज कंपेयर टू दैट बिटवीन CF इन CF4, तो CF4 में सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक। Significant p pi interaction between B and F in BF3, whereas there is no possibility of such interaction between CF in CF4। तो जरा देखो आप, अगर BF3 का हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, आपको पता है कि बोरान ऐसे परिवार से है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की बहुत घनघोर रूप से कमी है। हर कोई चाह रहा है बोरान फैमिली या आपका जो है 13 ग्रुप का, कि हमें जो है ऑक्टेट हम पूरा कर लें, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाह रहा है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है, आप देखो 2 2 4 2 6, तो ये क्या करते हैं कि बोरान का जो पी है ऑर्बिटल वो खाली है, और इनके पास आप देखो फ्लोरीन के पास छोटे से है लेकिन 3 लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इनको डोनेट करते हैं, ठीक। इनका पी इनके साथ बना लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पी पाई। तो ये आपका इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, तीनों से है, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है इस फ्लोरीन के साथ, इसलिए ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसलिए इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी सिंगल वाले से ज्यादा होगी, यानी स्ट्रॉन्ग है, इसमें ज्यादा हो गया, 646 kJ वैल्यू दिया हुआ है। और CF4 में आप आओगे तो ऐसी कोई भी घटना नहीं घट रही है। CF4 नॉर्मल आपका है टेट्राहेड्रल, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बना लिया है, कार्बन की ऑक्टेट पूरी है, क्या करेगा कुछ करके वो, समझ रहे हैं आप, तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ये सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है, और यहाँ पे आपका बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा जाता है, खूब आता है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड कोर्स था, यानी केमिकल बॉन्डिंग से भी रिलेटेड है और अपने ग्रुप से भी रिलेटेड है, 13 ग्रुप से, ठीक। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, सेकंड वाला सही हो जाएगा आपका। और ये कह रहे हैं लोअर डिग्री ऑफ पी पाई इंटरेक्शन बिटवीन BF, तो ये लोअर डिग्री की बात ही नहीं है, बड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, इसमें तो होता ही नहीं है। स्मॉलर साइज ऑफ बोरान एटम एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन एटम, इसका भी कोई इससे लिंक नहीं है, ठीक। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं 59 के बाद 92 IPAC का क्वेश्चन, ये बच्चों ने गलत कर दिया।
अब आपको 10 क्वेश्चन मिसलेनियस के मिलते हैं हर पेपर में, आपको पता ही है 40 प्लस 10, 40 करंट से होते हैं और 10 आपके होते हैं मिसलेनियस वाले। अब ये आईपीएससी का बहुत शानदार क्वेश्चन रखा गया। देखिए आप, आईपीएससी में आपने क्या सीखा है कि आर, अगर कोई ईस्टर है RCOOR डैश, तो नंबरिंग पहले किसका करते हो आप? आर डैश का करते हो। भैया ईस्टर में सबसे पहले आर डैश का नाम लिखा जाता है। और आप देखो ये पूरा पूरा ये आर हो गया, RCOOR डैश, ये है आर डैश, तो आर डैश का नाम लिख लो पहले। आर डैश है एथाइल, एथाइल हो गया, ठीक है, एथाइल हो गया। उसके बाद फिर नंबरिंग कर लो आप, 1 2 3 4 5। 5 है तो पेंट हो जाएगा, और 2 पे इन लगा है तो पेंट 2 इन कर दो, ठीक है, पेंट हो गया, 2 हो गया, इन हो गया। और इन में फिर उसके बाद 1 पे O8 लगा है, तो इन का ये ई हटाना पड़ेगा क्योंकि वावेल वाला चक्कर आ जाता है, वावेल वावेल की टक्कर हो जाएगी, तो ये हो गया O8, ठीक है। तो ये आपका हो गया एथाइल पेंट 2 इन 1 O8, एकदम सिंपल था। अगर आप ये नहीं जानते हो कि ईस्टर में आर डैश का सबसे पहले नाम लिखा जाता है तो गलत करोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और आईपीएससी आप जानते हो बेसिक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है और इजिली आप सही कर सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एथाइल पेंट 2 इन 1 O8। मेथिल पेंट 2 इन, इसका कोई मतलब ही नहीं है। एथाइल ब्यूट, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, ठीक। तो एथॉक्सी भी नहीं हो सकता, तो ये कैसे गलत हुआ आपका, इसको देखो आप, चेंज, इसको सुधार करो। नेक्स्ट आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 67। ये अच्छा क्वेश्चन था और आता ही आता है, आपको पता है कि एक एग्जाम्पल नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का आता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। अच्छा ये बताओ आप, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन ये कैसे आप समझ पाते हो? तो हम तो ये करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन वो दिखाएंगे जैसे आप दो लोगों को मिलाओ और दो लोग में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग अगर हो गया तो वो निगेटिव डेविएशन करेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया, जब आप हीट करोगे तो वो वेपराइज होंगे नहीं, वेपर बनाएंगे नहीं, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ये वाला बहुत पॉपुलर ग्राफ है, इसको आपने खूब बनाया होगा यहाँ पे, ये वाला ग्राफ जब आप बनाते हैं तो आप देखते हैं कि ये वाले सारे ग्राफ से ये आने लगता है ऐसा, इसको आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव डेविएट कर गया। ये आपके राउल्स लॉ वाले थे आइडियल सोल्यूशन के लिए, ये सब आइडियल के लिए है ग्रीन वाले, और इनसे डेविएट करके आपका बन गया ये। तो पॉजिटिव डेविएशन उसी में होगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो। तो आपको इस चारों ऑप्शन में ऐसा सेट देखना है जिनको मिलाने के बाद ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगे ना केमिकली रिएक्ट हो, समझ रहे हैं आप। अगर वो आपस में जो है रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले गए तो फिर वो नेगेटिव डेविएशन देंगे। और सारे एग्जाम्पल जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, मिनरल एसिड आप बोलते हो इनऑर्गेनिक एसिड को, तो सारे एग्जाम्पल मिनरल एसिड और वाटर के, मिनरल एसिड और वाटर के सारे एग्जाम्पल निगेटिव डेविएशन में आते हैं। जैसे HCl वाटर है, HNO3 वाटर है, HI वाटर है, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है सबको आप ले सकते हो, ठीक है। HNO3 हो गया, HNO3 हो गया प्लस H2O, HCl के साथ ले सकते हो आप, HCl के साथ ले सकते हो आप, HCl प्लस वाटर, HI प्लस वाटर, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां हमको देखना, देखिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इसमें हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। कैसे डेवलप हो जाती है जरा देखिए आप, CH3CO CH3, ये एसीटोन हो गया और 3 Cl लगे हुए हैं कार्बन से जो माइनस आई देते हैं, आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट।
इनकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे, तो इनके बीच में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हुआ। अब इनमें नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट हाई हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ। एसीटोन बेंजीन में ऐसा नहीं होगा। वाटर नाइट्रिक एसिड जरा देखिए आप, ये अभी आपको बताया मैंने कि जितने भी मिनरल एसिड है वाटर के साथ सब निगेटिव डेविएशन में, क्योंकि इनका इंटरेक्शन अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। HCl वाटर ऐसे ही होगा। एसीटोन बेंजीन जो सेकंड ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, बेंजीन आपका देखिए काफी इनर्ट होता है, नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता है, समझ रहे हैं आप। तो एसीटोन के साथ कोई बॉन्ड दोस्ती नहीं होगी, थोड़ा सा हीट करोगे तुरंत वेपराइज होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, खूब सारा वेपर्स बनाएंगे ये, समझ रहे हैं। तो ये ही देंगे पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर आप ये सोच पा रहे हो तो याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो याद करोगे कंफ्यूज होगे, गलत होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको आप, क्या गड़बड़ी हुई आपसे देखो, आप इसको इंप्रूव करो। नेक्स्ट आते हैं हम सब, ये क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन मैकेनिज्म से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, अगर आपने बुकलेट वगैरह लगाई है तो सारे क्वेश्चन मिलते हैं। विच इज नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, कह रहे हैं कि वो बताइए जो काम ना करे इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन से जिसका प्यार हो, ठीक है, मतलब खुद प्लस हो। तो ये प्लस है, ये NH4 प्लस है। अच्छा, प्लस कहने में धोखा हो जाता है, समझ रहे हो आप, प्लस कहने में धोखा हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ खाने की कुछ, एक कहावत होती है। तो हाथी दिखाता है जिससे उसे खाता नहीं है। ये NH4 पे प्लस चार्ज आया, अगर प्लस चार्ज देख के आपने इलेक्ट्रोफाइल कर दिया तब तो गलत कर दिया आपने, क्योंकि NH4 प्लस में इनका ऑक्टेट पूरा है, इनको दिक्कत नहीं है, बोलेंगे हमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, समझ रहे हो आप, ये बोले कि हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकते हैं। ये NO2 प्लस है, CH3n, ये आपका है नाइट्रीन, ये नाइट्रीन है। और ये फेमस एग्जांपल है डाइक्लोरोकार्बीन, यानी ये कार्बीन है। तो कार्बीन में कार्बन देख लो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, नाइट्रीन में नाइट्रोजन देख लीजिए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, सारे के सारे लुईस एसिड होते हैं। ये नाइट्रीन कार्बीन कहीं भी आ जाए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होंगे, लुईस एसिड के तरीके काम करेंगे। तो इसका ऑप्शन था सेकंड वाला सही, ठीक है। और एक आता है और इसी से तरीके से H3O प्लस, ये H3O प्लस भी आता है। तो इसको दोनों को याद रखिए, बार बार कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और पूछा गया है। नेक्स्ट बेटा आते हैं हम सब, हाँ सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आपके 10 क्वेश्चन जो थे सारे डिस्कस हो गए, ठीक है, थैंक यू। और आप नेक्स्ट में मिलते हैं हम सब, और अपने आप इंप्रूव करिए, ओके, थैंक यू। अच्छा ठीक। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 कदम का सेशन। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट नीट 14, जो कि कल हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में कनेक्ट हुआ था। प्यारे बच्चों, पेपर काफ़ी अच्छा था और टॉपिक भी काफ़ी ठीक थे, जेनेटिक्स और न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और कई सारे सवाल आते, इस साल जेनेटिक्स सवाल ज़्यादा थे और क्वेश्चन की वैरायटी भी ठीक थी, इसलिए आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पेपर से बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने। मैंने कोशिश किया कि PYQ का सेशन आप लोगों को, जितना भी PYQ आंसर ने 35 साल में है, वो हर वैरायटी क्वेश्चन ला करके इसमें पुटअप करूं, और मैंने किया। काफ़ी बच्चों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, उसके लिए विशेष धन्यवाद सभी बच्चों को। सबसे पहले अपने सीनियर साथी रविंद्र सर, सुधीर सर और संगम पांडे सर को विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पेपर का एक्सप्लेन काफ़ी अच्छा किया है और उन्होंने बहुत से जेनेटिक्स की बारीकियां आप लोगों को सिखाई, जिसे आप लोगों को सीखना चाहिए था। सबसे पहले डेटा पढ़ने का अधिकार सभी को, शिक्षा का अधिकार सभी को, ये हमारा लोगो। उसके बाद ये रहा आपके सामने 10 कदम का सेशन, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जीनोटाइप्स विल बी प्रोड्यूस। अब ये सवाल गलत होने का रीजन क्या है कि बच्चों को ये नहीं पता है कि मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने लिखा ए, ठीक है, और मैंने लिखा बी, ABCC, और लिखा मैंने डी, अब मैं लिख रहा हूँ ई और स्मॉल ई। अब देखिए, आपको जो मोनोहाइब्रिड बोलते हैं या डाइहाइब्रिड बोलते हैं या हेट्रोजाइगस बोलते हैं, वो
दोनों लेटर डिफरेंट होने चाहिए। अब यहां पर जो आपका मोनोहाइब्रिड है वो केवल एक हेटेरोजाइगस है। अब देखिए, अब मैं लिख रहा हूं ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई। अब देखिए इसको, अब ये क्या है, एक हेटेरोजाइगस, दो हेटेरोजाइगस, तीन हेटेरोजाइगस। अब कंडीशन देखिए, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल की कैपिटल सी और स्मॉल सी, और यही आपका क्वेश्चन है। तो ये इस तरह से हेटेरोजाइगस है। जितनी हेटेरोजाइगस की लोकेशन होती है उतना ही हम बोलते हैं, अब देखिए उतना ही बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। अब यहाँ n की वैल्यू 1 है तो ये मोनोहाइब्रिड है, ठीक। यहाँ n की वैल्यू 3 है तो ये ट्राई हाइब्रिड है, ठीक। और यहाँ n की वैल्यू 1 है तो ये मोनोहाइब्रिड है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आपने जो पढ़ा था कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पर दो हेटेरोजाइगस के लोकेशन थे, इसीलिए आप पढ़ते हो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्लास। कैसे आपने बोल दिया सर कि ये डाइहाइब्रिड क्लास, क्यों? क्योंकि दो हेटेरोजाइगस की लोकेशन थी। हम आगे लेटर कितना भी बढ़ा दें, बात को समझिए, हम यहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी यहां हमने से किया स्मॉल सी, अब हम डी डी ई एफ एफ जी कुछ भी बढ़ाते चले जाए, अगर दोनों लेटर सेम है, चाहे स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो, जैसे मान लीजिए अब मैं ये GHH ऐसे लिख रहा हूं तो भी ये होमोजाइगस है। जितने लोकेशन हेटेरोजाइगस के होंगे उतना n की वैल्यू होगी, और एक अगर हेटेरोजाइगस का लोकेशन होगा तो बोलेंगे मोनोहाइब्रिड, एक दो होगा तो डाई और तीन होगा तो ट्राई। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें एक लोकेशन दिख रही, क्यों? ये दोनों सेम लेटर में है, ये दोनों से छोटा बड़ा उससे मतलब नहीं है, स्मॉल कैपिटल है उससे मतलब नहीं है, मतलब है हेटेरोजाइगस का लोकेशन। इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 1 आ गई। अब जब n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हो प्यारे बच्चों, तब उसके आगे कहानी शुरू होती है। अब n की वैल्यू जब आपको मालूम चल जाए तो पहला आता है टाइप ऑफ गैमीट फॉर्मूला, इसका होता है 2 की पावर n से। दूसरा आता है टाइप ऑफ जीनोटाइप, तीसरा आता है टाइप ऑफ फिनोटाइप, ठीक। और आता है फिर टोटल प्रोजनी आर इंडिविजुअल, ठीक है, या ऑफ स्प्रिंग कह लें या जाइगोट कह लें, कुछ भी कह लें टोटल के लिए। तो इसका फॉर्मूला 3 की पावर n, इसका फॉर्मूला 2 की पावर n, इसका फॉर्मूला 4 की पावर n, मतलब टोटल पूरी टोटल जाइगोट, क्योंकि जो जाइगोट बनेगा वही सीड बनेगा, वही इंडिविजुअल बनेगा, वही एम्ब्रियो बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन देखिए, इन चारों में से किसके रेफरेंस पूछा गया है? आपसे पूछा गया हाउ मेनी काइंड्स को ही हम टाइप कहते हैं, और जीनोटाइप, इसका मतलब हमें ये 3 की पावर n वाला फॉर्मूला पकड़ना है, और n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो क्या इतनी गणित मुझे आती है कि 3 की पावर 1 रखते हैं? तो आंसर 3 आता है। यही था आपका क्वेश्चन। सबसे पहला काम हेटेरोजाइगस की लोकेशन को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद उसको मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड टाइप करिए, n की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप देखिए, हो सकता है भविष्य में आपको पेपर मिले जिसमें हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट पूछ लिया जाए, हाउ मेनी फिनोटाइप पूछ लिया जाए, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए, तो आप सबसे पहला काम हेटेरोजाइगस की लोकेशन पता करेंगे, उसका नंबर पता करेंगे, उसके बाद जो पूछा जाएगा वो फॉर्मूला माइंड में सेट करेंगे। अब जैसे मैंने कहा हाउ मेनी काइंड ऑफ जीनोटाइप, तो मैंने कहा 3 की पावर n लगाया, आंसर आ गया। आपको पूरा नहीं सोचना है, हेटेरोजाइगस की लोकेशन पता करिए और लेटर कुछ भी बढ़ा दिया जाए। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते थे कि ये अगर इनसे क्रॉस कराया जाए, कैपिटल ए कैपिटल बी सी या सी, तो ये क्या है? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। तो ये मोनोहाइब्रिड है, ये मोनो है, डाई है, लेटर कुछ भी बढ़ा दिया जाए, जब तक हेटेरोजाइगस नहीं है तब तक वो हाइब्रिड उतना ही रहता है। अब लिखा हाउ मेनी मैचिंग, ये क्वेश्चन आपके आई और ईयर, ये दो जो स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिए हैं, इनके पार्ट से संबंधित था। आपको ईयर और आई के एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं, कौन कौन से पार्ट उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके रेफरेंस में क्वेश्चन था। तो आपको पता है कि आई को ही हम ज़्यादातर आई बॉल बोल देते हैं, ठीक। इसमें 3 बेसिक लेयर थी, स्केलरा, कोरॉइड, रेटिना। ये आपको पता, कोरॉइड आगे चल के सीलियरी बॉडी बना लेती थी, सीलियरी बॉडी, ठीक है, और आगे चल के स्केलरा कॉर्निया बना लेता था, ठीक है। तो कॉर्निया मतलब कॉर्निया, अगर हम कहें जैसे कॉर्निया है, ठीक है, तो कॉर्निया, लेट सपोज कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, एक्वस चैम्बर, विट्रस ह्यूमर, लेंस, ये अब इतने सारे जो स्ट्रक्चर्स, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है,
ठीक है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, एक्वस चेम्बर, विट्रस चेम्बर, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, फोबिया, ये सारे स्ट्रक्चर आई बॉल में आएंगे। तो इतने स्ट्रक्चर तो हमें आई बॉल के मालूम चल गए। फिर आते हैं ईयर में। ईयर में आपको पता है एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल मिडिल और इंटरनल ईयर, ये 3 ईयर के मेन पार्ट थे। तो एक्सटर्नल में आपको पता है कि ईयर ड्रम, जिसे आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हो, कैनाल, ईयर पिन्ना, ये आपका एक्सटर्नल। और मिडिल ईयर में 3 बोन होती थी, मैलियस, इंकस और स्टिपिस, ये 3 बोन होती थी। अब इंटरनल ईयर का छक्का थोड़ा दूसरा है भाई। इंटरनल, चूंकि इंटरनल ईयर के 2 फंक्शन होते थे, एक हियरिंग वाला पार्ट, हियरिंग, इसके लिए होता था कॉक्लिया और इसके लिए होता था वेस्टिबुलर ऑपरेटस। और इसमें भी 2 होते थे, एक होता था ऑटोलिथ ऑर्गन और एक होता था सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इतना पार्ट जब आपका क्लियर होता कि कौन किसका पार्ट है, कौन किसका क्या नहीं, तब आपको समझ में आता कि भाई क्या चीज़ है। अब सेमी सर्कुलर कैनाल का जो होता है, जो स्वॉलन पार्ट होता है, इसी को आप क्रिस्टा एम्पुलेरिस बोलते हो। और ऑटोलिथ में जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो मैकुला होता है। ऑटोलिथ में 2 पार्ट मिलकर होता है, सैकुलस और यूट्रिकुलस, ठीक। और कॉक्लिया में स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुली, ठीक है। इसके अलावा मीडिया, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, बेसिलर मेम्ब्रेन, रेजिनल मेम्ब्रेन, ये सारे स्ट्रक्चर कॉक्लिया के हैं। तो अब देखते हैं क्या पूछा गया। कॉर्निया आई बॉल से मैच कर रहा है, कोरॉइड आई बॉल से मैच, लेकिन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन अभी मैंने बताया कि ये कॉक्लिया में आएगा, कॉक्लिया इंटरनल ईयर में आएगा, इंटरनल ईयर में आएगा, तो ये आई बॉल नहीं है। स्केलरा लेयर कॉक्लिया में नहीं है, चूंकि ये तो यहाँ है, गड़बड़ है। और क्रिस्टा एम्पुलेरिस, ध्यान से देखिए, क्रिस्टा एम्पुलेरिस इंटरनल ईयर का पार्ट तो है, लेकिन इंटरनल ईयर में वेस्टिबुलर ऑपरेटस का पार्ट है। बात को समझिए, वेस्टिबुलर ऑपरेटस में 2 पार्ट थे, ऑटोलिथ और सेमी सर्कुलर कैनाल। और सेमी सर्कुलर कैनाल का जो फूला हुआ पार्ट था, सेंसिटिव पार्ट था, ठीक है, वो था आपका क्रिस्टा एम्पुलेरिस। तो ये कॉक्लिया से नहीं मैच करेगा, ये मैच करेगा वेस्टिबुलर ऑपरेटर। हाँ, ये ईयर से मैच कर सकता है, ये इंटरनल ईयर से मैच कर सकता है। तो बच्चे यही मात खा गए, बच्चों के दिमाग में आया कॉक्लिया मतलब इंटरनल ईयर, लेकिन हियरिंग के लिए जो इंटरनल ईयर का पार्ट है वो कॉक्लिया है, और बॉडी की बैलेंसिंग के लिए जो है वो वेस्टिबुलर ऑपरेटस है। तो इसकी मैचिंग वेस्टिबुलर ऑपरेटस से हो सकती थी, ईयर से हो सकती थी, इंटरनल ईयर से हो सकती थी। यही बच्चों का गलत हुआ है, ठीक है, इसलिए केवल 2 ही सही है इसमें, दैट इज आंसर विल बी थर्ड। बात को समझिए। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरा पार्ट जब आपके माइंड में क्लियर होता है कौन किसका क्या पार्ट है, किसका क्या फंक्शन है, हो सकता है भविष्य में फंक्शन से पूछ लूं कि ये बैलेंसिंग में है, ये हियरिंग में है। दैट्स वाई सो मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट वी विल मेक टू द फाइनली, ठीक है। आगे फ्यूचर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और चूंकि मैं ही बना रहा हूँ पेपर, इसलिए मुझे पता है, इसलिए बता रहा हूँ। आगे फंक्शन से पूछा जाएगा इसका क्या फंक्शन, इसका क्या फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच डू नॉट हैव एक्सेप्शन। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन होता है कोडोमिनेंस, ठीक है, जब ए और बी दोनों इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इसके एक्सेप्शन है। क्योंकि मेंडल, देखिए जेनेटिक्स 2 है, एक मेंडल ने जो दिया वो अलग, और मेंडल के बाद जेनेटिक्स है। मेंडल के समय तक मेंडल कहते थे कि एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए एक जीन होता है, एक जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, जिसे हम एलील कहते हैं। मतलब केवल एक जीन का 2 ही एलील हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल है, समथिंग जो भी कैरेक्टर लें। ये मेंडल का कहना था, और वो ये कहते थे कि एक कैरेक्टर को केवल एक जीन गवर्न कर सकता है, ठीक। लेकिन जब प्लियोट्रॉपी खोज हुई तो ये बताया गया कि एक जीन कई सारे फिनोटिपिक ट्रेट को गवर्न कर सकता है, प्लियोट्रॉपी। और दूसरा एक्सेप्शन आया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसने ये बताया कई सारी जीन मिलकर केवल एक कैरेक्टर को गवर्न करती हैं। आपको पता है कि ह्यूमन हाइट में कई सारे जीन गवर्न होते हैं, 3 से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। और मल्टीपल एलिजम जब आया, IA, IB और IO, तो मेंडल की ये बात गलत होगी कि एक जीन के केवल 2 एलील होते हैं, एक से ज़्यादा एलील, 3 से ज़्यादा एलील हो सकते हैं। तो मल्टीपल एलिजम। अब को डोमिनेंस ये बताया गया, मेंडल ने कहा कि जब 2 पेयर के एलील होते हैं तो एक दूसरे पे डोमिनेंट होता है, ठीक। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई किसी पे डोमिनेंट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो एक तो एक्सेप्शन ये मिला। और कैपिटल आर स्मॉल आर वाई, ये रेड ना होकर के ये पिंक हो गया, क्यों, ये पूरी तरह से डोमिनेंस नहीं हो पाया, इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस की ये दोनों एक्सेप्शन हैं, ठीक है। तो मेंडल के नियम अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मेंडल के समय तक तो सही थे, लेकिन जैसे जैसे नेचर में वेरिएशंस और डिस्कवरीज बढ़ती गई, अलग अलग साइंटिस्ट फील्ड में आते गए, तो ये बातें समझ में आई कि ये पूरी तरह सत्य नहीं है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का तो आपको पता ही है, लिंकेज है एक्सेप्शन। क्यों, जब ड्रोसोफिला पे TS मॉर्गन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है,
तो जब ड्रोसोफिला पे उन्होंने क्रॉस किया तो उन्होंने देखा कि जो 9:3:1 का रेशियो का डेविएशन है, इससे ये डिफर हो रहा है और पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ड्रोसोफिला में। इसका मतलब कोई ऐसा जीन का बिहेवियर है ड्रोसोफिला में जो इसके मोर पेरेंटल कैरेक्टर वाली पोजिशनिंग को बढ़ा रहा है। और इसी चीज़ के लिए, जीन के इस बिहेवियर के लिए टीएस मॉर्गन ने लिंकेज का टर्म इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि लिंकेज ऐसा एसोसिएशन है जीन का जो उसके पेरेंटल कैरेक्टर को होल्ड करता है, और जो होल्ड नहीं करता उसके लिए रिकॉम्बिनेशन का टर्म दिया गया। नॉन पेरेंटल कैरेक्टर को आने के लिए रिकॉम्बिनेशन और मोर पेरेंटल कैरेक्टर के लिंकेज। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन इसीलिए एक दूसरे के लिए इनवर्स होते हैं, तो इसका एक्सेप्शन तो लिंकेज हो गया। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब भी आप कैपिटल टी स्मॉल टी कराओगे ना, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये सेग्रीगेट होगा ही। ऐसे ही देख लो, आपने इस पिंक वाले को किया, ये पिंक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, और फिर देखो ये व्हाइट वाला अलग हो गया, दोनों फिर सेग्रीगेट कर गए। ठीक है, तो आप जब भी करोगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है वो यूनिवर्सल रूल है। इसका कोई, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। क्यों? क्योंकि जो प्योर लाइन आप स्टार्टिंग में लेके चले थे व्हाइट वाला, वो आपको फिर मिल गया, इसलिए सेकेंड आंसर। अब लिखा ये तो क्वेश्चन बाद में, इसको पहले सेंटेंस में था, बाद में डायग्राम मैंने इसको डाला। आप इतना तो पहचान ही सकते थे सर कि ये तो मेल है, ये तो फीमेल है। अब मामला आगे बढ़ता है। फीमेल जो होती है ऑटोसोम प्लस ZW होती है, और ये जो मेल होता है, ठीक है, ऑटोसोम प्लस ZZ होता है। और आपको ह्यूमन से पता है कि ह्यूमन में मेल XY होता है, फीमेल XX होती है। ये डिसाइड करता है सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि जो पेरेंट हेटेरोगैमेट प्रोड्यूस करेगा वही सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिसाइड करेगा। वो फीमेल भी हो सकती है, वो मेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सेक्स ऑफ द प्रोजेनी यहाँ पर ये डिसाइड कर रहा था, मतलब मेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिसाइड करेगा फीमेल। तो ऐसी ये फाउल की बात। अब देखिए, फर्स्ट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी, ये तो गलत है भाई। लिखा सेकंड डिटरमाइन सेक्स, ये तो सही है। अब सेकंड आर मेल ने पहले बताया कि ये फीमेल है, तो इसलिए ये गड़बड़ है, और फर्स्ट आर फीमेल इसलिए ये गड़बड़ है। हमें तो केवल एक ही सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन था। नीट 2019 में क्वेश्चन सेंटेंस पूछा गया था, बाद में उसको मैंने मॉडिफाई करके डायग्राम इसमें ऐड किया है। ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है कि थोड़ा बहुत कलाकारी करता रहता हूँ। ठीक है, तो ये सेक्स ऑफ द प्रोजेनी है। आप अभी सेशन खत्म होने के बाद नीट 2019 का क्वेश्चन देखिएगा, उन्होंने लिखा है कि जो फाउल होता है या हेंस होती है वो कैसे सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिसाइड करती है। सेंटेंस से पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, तो सेक्स ऑफ द प्रोजेनी ये डिसाइड करेगा, और यहाँ पे ZW है, इसलिए जो भी पेरेंट हेटेरोगैमेट प्रोड्यूस करते हैं वही सेक्स डिसाइड करते हैं। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा इन्हें क्रॉस, ये तो कुछ नहीं, आपको याद हो जब आप मेंडल के डायहेब्रिड क्रॉस को पढ़ते हो, तो जो वेराइटी ऑफ आपको मिलती है इस तरह से, ठीक है, जो भी आपको मिलता है, मान लीजिए लेट अस सपोज, ठीक है, या जो भी आपको मिलता है इस तरह से, तो आप कैसे निकालते हो? जो आपका ओल्ड फैशन है वो आप याद कर लेते हो कि ये एक था, ये चार था। नहीं, अब देखिए हमेशा एक कैरेक्टर के लिए दो एलील हैं, एक कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर का बोलते हैं मोनोहाइब्रिड, मोनो 4 पॉपुलेशन। तो क्या कहते हैं, हमेशा हेटेरोजाइगस ढूंढो, तो हेटेरोजाइगस 2 होता है, 2/4, और यहाँ 2/4। क्यों? क्योंकि ये एक कैरेक्टर के लिए है, और एक कैरेक्टर के लिए 4 मिलता है। आपको पता था जब कैपिटल टी और कैपिटल टी क्रॉस करते थे 4 पॉपुलेशन मिलती थी, तो 4 से यहाँ का इसको भी लेंगे 2, 2/14, और होमोजाइगस को 1 लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये होमोजाइगस है, यहाँ ये हेटेरोजाइगस है, यहाँ ये होमोजाइगस है, यहाँ ये होमोजाइगस है। अब देखिए 2 दूनी 4, 4/16, ठीक, और ये कितना आ गया 2/16, ये कितना आ गया 2/16, ये कितना आ गया 1/16। अभी सेशन खत्म होने के बाद अपनी बुक में जाके देखिएगा क्या ये 4 है कि नहीं, ये 2 है कि नहीं, ये 2 है कि नहीं, 1 है कि नहीं। अब इसी तरह से आप इसको क्रॉस करा के देखिए, भाई ये हमें 1 दिख रहा है, 1/4 दैट इज 1, ठीक है, 1/16, और यहाँ देखिए 2/4 1 दैट इज 4 ये हमें 2 दिख गया साथी। ऐसे ही 2 1, ठीक है, तो 2/4 तो हमें ये 2 दिख गया, और ये 1/4 तो ये हमें एक तो 1:2 का रेशियो आ गया। ठीक है, वो ओल्ड फैशन था कि हम पूरा याद करते थे ये 4 है 2 है। नहीं, जब हेटेरोजाइगस दिया जाए 2/4 और 1/4 होमोजाइगस के लिए कहीं से कुछ भी दे दें, आगे भविष्य में लेटर बदल दें, कैपिटल A
ठीक है, कैपिटल एक्स या इस कैपिटल डब्ल्यू किसी भी लेटर से पूछा जाए, ठीक है। आपको भयभीत नहीं होना है, मैं किसी भी लेटर से पूछ लूँ कैपिटल एक्स वाई जेड कुछ भी, हमेशा हेटेरोजाइगस देखिए और होमोजाइगस देखिए, बस आंसर विल बी सेकेंड। लिखा रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ह्यूमन बीइंग इज गवर्न्ड बाय, आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये दोनों के दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, और एक्स लिंक्ड को ही हम सेक्स लिंक्ड बोलते हैं, ठीक है। एक्स लिंक्ड को सेक्स, वाई लिंक्ड को भी सेक्स लिंक्ड बोलते हैं। लेकिन अब देखिए फीमेल में 3 पॉसिबिलिटी रिसेसिव बीमारी की, ठीक है। क्या चीज है देखिए, ये क्या है कैरियर, ठीक है, ये क्या है डिजीज, और ये क्या है नॉर्मल, ठीक है। और ऐसे ही आप देख लीजिए मेल में कितनी पॉसिबिलिटी, केवल 2। भाई ये तो हो गया डिजीज, ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। सेक्स लिंक रिसेसिव के लिए फीमेल में 3 पॉसिबिलिटी, कैरियर डिजीज नॉर्मल और मेल का डिजीज नॉर्मल। अब अगर सेक्स लिंक डोमिनेंट होता तो क्या होता सर जी, सेक्स लिंक्ड अगर डोमिनेंट होता तो मेल और फीमेल में केवल 2 ही पॉसिबिलिटी, ये यहाँ भी डिजीज है और अभी भी ये डिजीज है और ये नॉर्मल है, और जो मेल वाला होता ये नॉर्मल है और ये डिजीज। इसका मतलब सेक्स लिंक रिसेसिव या हो या सेक्स लिंक डोमिनेंट हो, ठीक है, मेल में दोनों की 2 ही पॉसिबिलिटी, डिजीज या नॉर्मल। यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन मिला, आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सेक्स लिंक रिसेसिव हो चाहे सेक्स लिंक डोमिनेंट हो, मेल में 2 ही पॉसिबिलिटी, डिजीज और नॉर्मल। लेकिन सेक्स लिंक रिसेसिव के 3 पॉसिबिलिटी फीमेल में, कैरियर डिजीज नॉर्मल और डोमिनेंट की डिजीज नॉर्मल। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब इसका चक्कर क्या है ये देखते हैं जरा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ह्यूमन बीइंग्स इज गवर्न्ड बाय नॉर्मल, तो नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। अब देखिए सपोज दैट ये लड़की के पिता जो कलर ब्लाइंड हैं, इनकी शादी, देखो बच्चे माता पिता से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि पिता जो उसके फादर हैं वो डिजीज हैं, तो डिजीज पिता अगर डिजीज हैं तो उनकी मदर के बारे में कुछ बताया नहीं गया तो उसे नॉर्मल लेते हैं। तो भाई ये हो गया एक्स, ये डिजीज मतलब ये कैरियर, ये भी कैरियर और ये भी कैरियर। अब देखिए ये वो वोमन है जिसकी शादी आप किसी कलर ब्लाइंड मैन से करा रहे हो नई पीढ़ी में, क्योंकि बच्चे तो माता पिता से शादी के बाद पैदा होते हैं ना, तो ये इसकी माता को हमने क्या लिया, मदर को नॉर्मल लिया है। अब इसकी शादी आपने कराई है किससे, लेट सपोज, ध्यान से देखिए, अब इसकी शादी हम डिजीज मैन से करा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक। ठीक है, डिजीज मैन से, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, तो कैरियर फीमेल की शादी हमने डिजीज मैन से कराई है। अब चाहे हीमोफीलिया के लिए पूछता और चाहे कलर ब्लाइंडनेस के लिए पूछता, दोनों के लिए आंसर उसी तरह निकलता। अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन गलत होने का रीजन ये था, मैं बताता हूं क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। क्योंकि आप ये देख रहे हो कि 2 में से 2 लड़कियों में 1 लड़की बीमार है और 2 लड़कों में 1 लड़का बीमार है और ओवरऑल 2 बच्चे बीमार है। लेकिन क्वेश्चन में जब सेक्स आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप केवल सेक्स में ही देखते हो। अगर आपसे डॉटर पूछा गया, जैसे मान लीजिए डॉटर के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप केवल लड़कियों में कंपेयर करोगे, और अगर सन पूछा जाएगा तो आप केवल लड़कों में कंपेयर करोगे, फीमेल चाइल्ड मेल चाइल्ड। और अगर आपसे चाइल्ड पूछा जाएगा तो बच्चे तो लड़के और लड़की दोनों हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में केवल चाइल्ड लिखा है तो आप चारों कंपेयर करोगे। अब देखिए व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ देयर डॉटर, अब डॉटर पूछ लिया, इसका मतलब इन्होंने फीमेल सेक्स को आइडेंटिफाई कर दिया। तो आप 2 में अगर 1 लड़की बीमार है तो क्या मैं 1/2 इंटू 100 लिख सकता हूं, और ये मेरी फास्ट कैलकुलेशन से देखिए 50% आंसर आ गया आपके सामने, ठीक है। अब सन के बारे में मान लीजिए व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ देयर सन्स इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर ब्लाइंड, 2 में 1 दिख रहा है सर जी, तो 1/2 इंटू 100 दैट इज 50%, मेरी फास्ट कैलकुलेशन से ये आ गया। अब अगर चाइल्ड पूछा जाता तो 1 लड़की और 1 लड़का, दैट इज 2/4 इंटू 100 दैट इज 50%। कोई भी प्रोपोर्शन पूछा जाता आंसर 50% आता। ये आपके भविष्य का सवाल है, हो सकता है भविष्य में आपको सवाल कुछ इस तरह से मिले, चाइल्ड मिल जाए, सन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तरीका आपको पता होना चाहिए
ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि एक फादर वाज कलर ब्लाइंड, तो लड़के ये नहीं सोच पाते कि मदर क्या थी। मदर जिसके बारे में नहीं बताया जाता उसको नॉर्मल लिया जाता है, और मदर और फादर जब आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्रॉस होता है, तभी इस वुमन का जन्म हुआ होगा। ठीक है। तो कोई भी पूछा जाए, जब सेक्स आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा तो आप लड़की में देखेंगे, लड़का पूछे लड़के में देखेंगे, चाइल्ड चाइल्ड में देखेंगे। आंसर विल बी सेकेंड। आप देखिए, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट अपॉन ड्रोसोफिला मोरगॉन्सा, अभी मैंने आपको बताया कि मोरगॉन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो देखा कि डेविएट कर गया मेंडल के डायहेविड रेशो 9331 से, और इस डेविएशन का कारण उन्होंने लिंकेज बताई है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन है। कहते हैं कि अगर ये एक क्रोमोसोम है तो इस पे जो ये जीन की दूरी है ये डिसाइड करती है इनके बीच लिंकेज कितना होगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इनके बीच लिंकेज ज्यादा है, इनके बीच कम है। आपके डायग्राम में जो बुक में जो डायग्राम बना हुआ है ड्रोसोफिला का, आप ध्यान से देखिए, जिनके बीच दूरी कम है उनमें जो है रिकम्बिनेशन का परसेंटेज ज्यादा है, और जिनके बीच दूरी ज्यादा है उनमें रिकम्बिनेशन का परसेंटेज कम है। इसी को मैप यूनिट भी कहते हैं। जीन के बीच की दूरी को मैप यूनिट कहते हैं, और इस पर काम किया था अल्फ्रेड स्टर्टीवॉन्ट ने। ठीक है, जीन मैपिंग बोलते हैं। तो इससे क्या रिलेशन निकला कि लिंकेज जो होता है सर जी, वो इनवर्स होता है परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन के। और ये रिकम्बिनेशन आता कैसे है? ये परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर से आता है। और ये आता कैसे है? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, या इसी को मैप यूनिट कहते हैं। तो क्या एक सेंटेंस बन सकता है कि अगर मैप दो जीन के बीच की दूरी ज्यादा हो, मतलब मैप यूनिट ज्यादा है, मतलब परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है, मतलब परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन ज्यादा है, मतलब लिंकेज कम है। इसी पेपर में एक क्वेश्चन शुरू में पूछा गया है कि दो जीन के बीच की दूरी ज्यादा हो। अब जीन के बीच की दूरी को लूजली लिंक्ड, जीन के बीच की दूरी कम है टाइटली लिंक्ड, ये शब्द याद रखिए। जीन के बीच की दूरी ज्यादा है तो टाइटली लिंक्ड, जीन के बीच की दूरी ज्यादा है तो बोलेंगे लूजली लिंक्ड, और कम है तो टाइटली लिंक्ड। 2013 का PYQ है कि जीन के बीच टाइटली लिंक्ड तो क्या होगा? सिंपल सी, अगर टाइटली लिंक्ड है तो मतलब लिंकेज की बात कर रहे हैं, लूजली लिंक्ड है तो रिकम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। आप इस रिलेशन से किसी प्रकार का कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। तो कहते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन मच हायर देन नॉन पेरेंटल, व्हाट द बिहेवियर ऑफ जीन, ये जीन का बिहेवियर था, यही है लिंकेज। ठीक है, सेकेंड आंसर। अब देखिए डिस्टेंस, अभी मैंने बताया कि भाई ये जीन के बीच की दूरी, अब देखिए इनके बीच परसेंटेज ऑफ ज्यादा है, इनके बीच और कम, इनके बीच और कम। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन सो डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा डिस्टेंस के बीच जीन की दूरी होगी उतने अधिक रिकॉम्बिनेशन होगा, उतने क्रॉसिंग ओवर होगा, उतने अधिक मैप यूनिट होगी। तो ये भाई डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब देखिए बेटा, फॉलोइंग वुड नॉट बी नॉर्मली लिमिटिंग फैक्टर। देखिए ये क्वेश्चन 2018 का PYQ है, समझने के लिए काफी समझदारी की। देखिए A+B, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं A+B C+D, ये रिएक्टेंट होते थे, रिएक्टेंट। अब देखिए ये कितना बनेगा ये तय करेगा, बात को समझिए, ये कितना बनेगा ये तय करेगा। इसका मतलब, और यहाँ पर ये जो कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है, ये सब डिसाइड करेंगे कि भाई ये कितना बनेगा। और इसी में एक होता था लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता था जो ये डिसाइड करता था कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब ये चीजें जो होती है इसकी रॉ मटेरियल होती हैं, और ये तय करती है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको पता था कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या थी? CO2 + H2O और शुगर और प्लस ऑक्सीजन + H2O, ये बनती थी। और यहाँ पर लाइट इस्तेमाल होता था, और क्लोरोफिल के फोटो सिस्टम तो मस्त थे, क्योंकि यही क्लोरोफिल के फोटो सिस्टम ही थे जो इसमें फोटोसिंथेसिस गवर्न करते थे। इसका मतलब ये तीनों फैक्टर तो मेन है। तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट, ये तो होंगे। तो सर जी आंसर कैसे लगाएंगे हम? ये तीन तो हो गए। अब क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बता रहा हूं मैं आपको, पता है ये एक पौधा है और पौधे की ये पत्ती है, ठीक, और इसमें होते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू होते हैं गैसियस एक्सचेंज, मतलब CO2 आती है, वाटर वेपर निकलता है या ऑक्सीजन निकलती है। तो कहते हैं कि जब CO2 एंट्री करती है तो ये रॉ मटेरियल के रूप में फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, और जिससे निकलता है ऑक्सीजन, ये तो आपको पता है। CO2 इंटर किया, फोटोसिंथेसिस हुआ, फिक्सेशन हुआ, और उससे निकला ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, क्योंकि रेस्पिरेशन की रिक्वायर्ड तो पौधे को कंटिन्यूअस होती है। बात को समझिए, रेस्पिरेशन की रिक्वायर्ड तो पौधे को कंटिन्यूअस होती है, क्योंकि ATP की रिक्वायर्ड तो उसको है ही, जाहिर सी बात है। तो ये जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन में,
या एरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे निकलेगी CO2 और वाटर, CO2 वाटर बनते हैं, यही CO2 इंटरनली पौधे में फिर कंज्यूम हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑक्सीजन ही है जिसने सेलुलर रेस्पिरेशन किया है, और सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ है तो CO2 निकला, CO2 निकला है तो फोटोसिंथेसिस हुई है, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए ये भी एक फैक्टर है, लेकिन ये नॉर्मली नहीं है। बात को क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन हुआ था ये तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद हुआ, मतलब फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन पैदा होगी, ऑक्सीजन होगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो फिर CO2 निकलेगा और इंटरनली ये यूज हो जाएगा पौधे के अंदर। इसलिए नॉर्मली ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, सारा चक्कर इस नॉर्मली का है भाई, फैक्टर कहीं ना कहीं ये भी है। बात को समझिए, ठीक है। तो ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। ये सवाल आसान नहीं था, ये 218 का ये सारा खेल है इसके 4 ऑप्शन में एक चुनने का और नॉर्मली का, क्योंकि 4 में आपको एक चुनना था। तो ये ऑक्सीजन जो पैदा होती है, इवोल्यूशन होता है, यही CO2 के फिक्सेशन के बाद होता है, मतलब CO2 वाटर लाइट और आपका क्लोरोफिल ये जब यूटिलाइज होते हैं, एक साथ काम करते हैं एज ए फैक्टर के रूप में, तब ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन फोर सेलुलर रेस्पिरेशन करता है और सेलुलर रेस्पिरेशन CO2 फिर निकलेगा, फिर ये यूटिलाइज होगा। तो मतलब ये नॉर्मली लिमिटिंग फैक्टर नहीं है जो इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन रेट को, क्यों C+D जो बना है वो A+B के रिएक्शन पर डिपेंड करता है। बात को समझिए, फर्स्ट आंसर। और सर ये तो कुछ बच्चों ने कहा सर ये कौन सी बात हुई, हम तो क्यों छठा याद करके जाते हैं कि छठी पोजीशन पे सब्सटेंस होता है, G से GOG होता है और म्यूटेशन होता है और ग्लूटामिक एसिड से सर जी वेलिन आ जाता है। लेकिन आप लोगों से एक कदम मैंने आगे काम किया, मैंने पूरा आगे का 5 सीक्वेंस पूछ लिया, इसलिए सेकंड आंसर। अब इसे याद करने का तरीका न्यूमोनिक्स बना लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली लोग याद करते हैं छठी पोजीशन पे जो होता है ग्लूटामिक एसिड वेलिन हो जाता है, GAG से GOG हो जाता है, यही आप लोग को याद रहता है। ये और ये ट्रांसवर्जन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, आंसर विल बी सेकंड, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मेरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और टेस्ट सीरीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जैसे सवाल गलत हो तुरंत खट से कॉपी में नोट करिए लाल कलम से और उसको तुरंत उसी दिन कोशिश करिए सॉल्व कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों टेस्ट सीरीज पर्याप्त है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आपको सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सवाल की वैरायटी आपने देखी, कोशिश किया हूं कि मैं पूरा आंसर आप लोग कवर करूं और आगे जो भी पेपर्स आएंगे आपको PYQ अधिक से अधिक हम कवर कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके बाय बाय।